ओके। अब जो कैबिनेट मिशन प्लान बना उसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन कब ये बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नवंबर 1946 को। याद रखना कि गांधी और जिन्ना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे कभी भी, अपनी चॉइस से। गांधी जिन्ना अपनी चॉइस से उन्होंने बोला नहीं भाई, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे। और आपको मैं बताऊं यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये हम सीखेंगे यहां पे। लेकिन एक अच्छी बात, सिंपल सी बात कहूंगा मैं पहले। आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। ठीक है, आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था इंडिया में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में था? याद रखना, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा था। इतना ही नहीं, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा था। तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उसका लास्ट आर्टिकल कौन सा था पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 395। पहले इतने ही आर्टिकल थे ना, 395 आर्टिकल्स। अब तो बहुत है। 395 आर्टिकल क्या कहता है कभी देख लेना। वो बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपील। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम नहीं करेंगे। अब अगर कोई इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है, 26 जनवरी को जो एनफोर्स हुआ रिपब्लिक डे पे, जो कि बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कैसे बनाया, कैसे बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीखेंगे। देखो, टाइम टू टाइम जो ब्रिटिशर्स कानून लगा रहे थे ना इंडिया पे, वो उस टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता था। रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उस टाइम के लिए, जब तक ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद जब तक दूसरा एक्ट आया, चार्टर एक्ट, तब तक ब्रिटिश इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। चार्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहा था जब तक उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए। उसके बाद जब तक बाकी एक्ट्स आए, काउंसिल एक्ट्स, तब तक वो एक्ट काम कर रहा था। मकसद की बात है, वो एक्ट बिहेव कर रहा था एज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब समझना है ये आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। और किसी ने सवाल भी पूछा था, सर डोमिनियन इंडिया कब बना? देखो भाई, मैंने बोला भी कि आपके आजादी के दिन पे 15 अगस्त 1947 पे इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं बना अच्छी तरह। इंडिपेंडेंस डे जो आप मना रहे हो वो हाफ इंडिपेंडेंट बना, जिसको बोलते हैं डोमिनियन। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950, एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उस डे को बोलते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे आप 100% इंडिपेंडेंट हुए। आप ऐसे बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस डे पे हम 100% इंडिपेंडेंट नहीं हुए, रिपब्लिक डे पे हम 100% इंडिपेंडेंट हुए। ओके, अब कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई? याद रखना, सबसे पहले 1 to a million रूल लाया गया। मतलब कि अगर कोई प्रोविंस है, मान लीजिए ये मद्रास लिखा है ना, मद्रास प्रोविंस है और इसमें 10 मिलियन लोग रहते हैं, पॉपुलेशन 10 मिलियन है, तो यहां से 10 लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, मेंबरशिप। अगर यूपी में 5 मिलियन लोग हैं तो 5 मेंबर आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1 to a million रूल समझ में आ गया आपको। इसीलिए 389 मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान ने दिए 1 to a million रूल को दिमाग में रख के। 1 मिलियन से एक बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा। और आपको मेरा और एक सवाल, क्या इन मेंबर्स ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्या इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? आप बोलोगे हां, लेकिन ना। अरे इनमें से आधे मेंबर पाकिस्तान चले गए और कितने मेंबर फिर रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में? 299। कितने मेंबर हैं जो चले गए पाकिस्तान? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो बने भी इसके मेंबर्स, और फिर यहां से वो चले गए पाकिस्तान। कितने? 90 मेंबर्स।
तभी तो 299 मेंबरशिप हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 389 मेंबर से 90% चले गए पाकिस्तान, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप गिर गई। और यही हैं वो असल मेंबर्स जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ओके, पाकिस्तान कब वो चले गए? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब हुआ, आजादी के बाद ही चले गए पाकिस्तान। ओके, और ये कब बने थे? ये 389 मेंबर्स 1946 में, 1947 अगस्त के बाद इतने मेंबरशिप हो गए। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब समझो इस बात को, जो इतने मेंबर, अब सवाल अगर आए कभी आपको ओरिजिनल मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप ये लिखोगे। अगर सवाल आए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद मेंबरशिप रिड्यूस हुआ कितना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर सवाल आए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, तो इतनों ने बनाया। ठीक है, ओरिजिनली कितने थे? इतने थे। समझ आ गया आपको? कितने पाकिस्तान चले गए? 90 चले गए। ओके डियर, ये जो 389 मेंबर्स है ना, ये दो जगहों से लाए गए। जब यहां पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो दो तरह के प्रोविंसेस थे। एक थे राजा महाराजाओं के स्टेट्स, प्रिंसली प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स। दूसरे थे ब्रिटिश इंडिया, जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहा था। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था और राजा महाराजाओं के स्टेट्स। कोई नीचे कमेंट करो कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके ऊपर राजा महाराजा होता था क्या? ब्रिटिश का कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स पे होता था? इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था? नीचे कमेंट करो, देखना चाहता हूं मैं क्या जवाब दोगे। ये जो ब्रिटिश इंडिया 296 मेंबरशिप है, इसमें से भी डिवीजन हुआ। 292 मेंबर्स कहां से आए? गवर्नर प्रोविंसेस से। 4 कहां से आए? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। कितने गवर्नर प्रोविंसेस हैं? 11। आपके सामने ये पढ़ लीजिए, खुद ही पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ना तो आता होगा आपको। देख लीजिए, जूम भी मैंने किया, कोई बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा। और 4 मेंबर्स आएंगे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ये लिखा है आपके सामने, पढ़ लीजिए। लेकिन जानना आपको ये है, सर ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया जहां पे ब्रिटिश रूल कर रहा था डायरेक्टली, वहां पे गवर्नर प्रोविंसेस 11 और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये क्या फर्क क्या है? जैसे कि आज स्टेट्स और यूटीज है ना, वैसे ही ये भी थे। ये आप आज के स्टेट्स मान लीजिए, ये आप यूटीज मान लीजिए। यहां पे बहुत इनकी असेंबली होती थी, पॉपुलेशन ज्यादा होती थी गवर्नर प्रोविंसेस में। यहां पे असेंबली नहीं होती थी और पॉपुलेशन कम होती थी। ठीक है ना, जैसे आज यूटी डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के अंदर। ओके, मकसद की बात कि यहां पे कम पावर्स थे, यहां पे ज्यादा पावर्स थे। इनको बहुत पावर्स थे स्टेट्स की तरह, इनको कम पावर्स थे यूटीज की तरह। ओके, अब जानिए इस बात को कि जो ये 296 मेंबर्स है टोटल वाले, ये और ये मिला के ब्रिटिश इंडिया वाले, इनमें इलेक्शन हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला इनका होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो 93 आएंगे राजा महाराजा स्टेट से, उनका इलेक्शन ही नहीं होगा। राजा महाराजा खुद ही डिसाइड करेगा, मेरे राज्य से ये जाएगा, मेरे राज्य से वो जाएगा। उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं था, नॉमिनेशन का था। लेकिन राजा महाराजाओं ने ये 93 सीट्स फिल ही नहीं किए। इन्होंने बोला भाई हमको क्या करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, हमको ना ही बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुश हैं। अरे खुश तो होंगे, मजे ले रहे थे राजा महाराजा। अब समझना आपको यह है कि जो ये प्रोविंसेस है जिनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जहां पे लोग वोट नहीं डालेंगे, जहां पे वोट डालेंगे कौन? स्पेशल पर्संस, एमएलएज, एमपीज, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव मेंबर्स या कोई खास बंदा। ओके, अब यहां पे भी किसी किसी खास बंदे ने ही वोट डाला इन 296 मेंबर्स को चुनने के लिए, ताकि ये जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में किसने वोट डाला, उनको बोलते हैं प्रोविंसेस। हर एक प्रोविंस में लेजिस्लेटिव प्रोविंस होती थी, प्रोविंशियल असेंबली उसको बोला जाता था। सॉरी, लेजिस्लेचर होता था, उसको बोलते थे प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली होती थी हर एक प्रोविंस में।
ठीक है, और वही प्रोविंशियल असेंबली वोट डालेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेगी। ठीक है, ओके। अब इस बात को समझो, ये इलेक्शन होगा थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, उसी से इलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले ये जानो, देखो भाई, जितने भी सिलेक्ट करने थे प्रोविंसेस में, हर एक प्रोविंस में याद रखना, हर एक प्रोविंस में सीट्स इस तरह से डिसाइड होते थे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 6 में मुस्लिम्स में और जनरल में मुस्लिम्स में और 6 में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं ये कोई प्रोविंस है, एक प्रोविंस इनमें से बंबई, ये बंबई है, ठीक है, बंबई प्रोविंस है। बंबई प्रोविंस में से 4 मिलियन लोग हैं, 4 मिलियन, आपको पता है 1 to a million रूल, मतलब यहां से 4 लोग आएंगे। 2 मिलियन है जनरल में हिंदूज आते थे और बाकी रिलीजन्स आते थे। 1 मिलियन है सिख और 1 मिलियन है मुस्लिम्स। आपको पता है 1 मिलियन में से एक जाएगा तो एक ही आएगा, 1 मिलियन सिक्स में से एक मेंबर जाना है उसको, और 2 मिलियन जनरल पॉपुलेशन में से 2 बंदे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंग 6 मुस्लिम्स जनरल, ओके डन। लेकिन इस बात को समझो, इस एक बंदे को चुनेंगे इस प्रोविंस के 6, बस 6 चुनेंगे और कोई नहीं वोट डालेगा। इस प्रोविंस के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इस एक मुस्लिम को चुनेंगे और कोई नहीं चुनेगा और कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं चुनेगी। जो 2 लोग हैं जनरल के उनको सिर्फ चुनेंगे, जनरल के लोग सिख और मुस्लिम नहीं चुनेंगे। ये भी आपको याद रखना है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए इनमें से पॉपुलेशन के हिसाब से, हर प्रोविंस की बात है ये। और जो कम्युनिटी वोट कर सकती है सिर्फ अपने ही कम्युनिटी के मेंबर को, कम्युनिटी कैन ओनली वोट या इलेक्ट अपनी ही कम्युनिटी के बंदे को, बस ये आपको समझना है। अब यहां तक आपको समझा। और एक बात हो सकती है आपके दिमाग में, सर 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 सर, मेरे दिमाग में आया ना इसलिए सर कोई जगह है, मान लिया दिल्ली बहुत छोटा है, इसमें आधा ही मिलियन है, तो आधा बंदा जाएगा क्या? क्योंकि 1 to a million रूल के हिसाब से आधा मिलियन, आधा बंदा किसको काटे वो फिर वो भेजे। दिल्ली को और दूसरे को कंबाइन किया जाएगा, फिर अगर इसका भी आधा इसका भी आधा, दो का हो गया 1 मिलियन, इन 2 में से फिर एक जाएगा। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन नहीं है, आधी मिलियन है, उसको दूसरे के साथ ज्वाइन करके करते थे जुगाड़। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आप देख लीजिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के हिसाब से इन मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। किनको? 389 मेंबर्स को? सर नहीं, इनका तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, इनका तो नॉमिनेशन हुआ। इन मेंबर्स की बात है, इलेक्शन है, तभी तो इस साइड लिखा। ये बात खत्म हो गई, इनका नॉमिनेशन होना था कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, इन्होंने सीट्स को फिल नहीं किया, बात खत्म। जो ये इलेक्शन वाले हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले, इनमें भी इलेक्शन और इनमें भी इलेक्शन वाले, ठीक है, इलेक्शन जो होगा, अब जब इलेक्शन होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होगा, वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होता है कि उसके लिए एक इक्वेशन होती है। सबसे पहले इक्वेशन को जानो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए, क्या? कोटा बराबर होना चाहिए। और कोटा क्या होता है? टोटल वोट्स। मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पे लिखा ही है, मैं क्यों लिखूं, जूम करूं इसको, बात खत्म। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या बोलता है? कोटा आना चाहिए, वो सिलेक्ट हो जाए। जिस बंदे का कोटा हो गया वो जाएगा सिलेक्शन के लिए, वो जाएगा, वो सिलेक्ट हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बन गया। कोटा क्या है? उसकी इक्वेशन क्या है? टोटल वोट्स, मतलब जितने वोट्स पड़े, जितने वोट्स पड़ेंगे डिवाइडेड बाय कितनी सीट्स है, +1 ये इक्वेशन है। अगर एक प्रोविंस है, मान लिया मैंने एग्जांपल यहां पे मद्रास एग्जांपल भी दे दी है मैंने, ठीक है, मद्रास ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है भाई। मद्रास के प्रोविंशियल असेंबली जो है ना, असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली अंदर की मद्रास की, सिर्फ वो वोट करेंगे। तो वोट्स कितने हुए टोटल? मद्रास की प्रोविंशियल असेंबली मैंने माना कि मेंबर्स है 1000, इतने नहीं होते थे, एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 मेंबर्स, तो 1000 मेंबर वोट करेंगे, ठीक है सर, टोटल वोट्स आ गया 1000, यहां पे लिखा है 1000 डिवाइडेड बाय सीट्स कितने हैं। आप मान लो कि 3 मिलियन है मद्रास की पॉपुलेशन, तो 3 मिलियन में से कितने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनने के लिए? सर 3 जाएंगे, इसीलिए लिखा मैंने सीट्स के बदले यहां पे 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखा,
1000 डिवाइड बाई सीट्स, सीट्स कितने 3, और +1 यहां पे इक्वेशन में है, +1 है, यही लिखा मैंने। ये इक्वेशन जब मैंने की 1000 वोट्स डिवाइड बाई 3 सीट्स +1 वहां आया 201 रिजल्ट। एक बंदे का कोटा है 201 सीट्स, जिसको 201 सीट मिलेगी वो सिलेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब यही हम जानेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, ये सब का होता है इसी के हिसाब से, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो सर, समझ आ गया। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? जो भी ये बंदे प्रोविंशियल असेंबली में हैं, और पता है ये कैसे हुए थे? खुद सिलेक्ट, खुद मद्रास के अंदर जो ये लेजिस्लेटिव, ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे, ये खुद हुए नहीं थे सिलेक्ट, इलेक्ट लोगों ने नहीं किए थे। ये डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट नहीं हुए थे, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुए थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जिसका एजुकेशन खतरनाक हो, जो टैक्स भरता हो गवर्नमेंट को, उसी को प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर लाया जाएगा, असेंबली का मेंबर बनाया जाएगा। लिमिटेड फ्रेंचाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से बनाए गए थे। चलो 1000 थे मद्रास के, वोट्स कितने हैं? 1000 मान लिए सर। ओके, सीट्स कितने हैं? 3 यहां से सिलेक्ट करने, मान लिया सर। ओके, उसके बाद इलेक्शन में कितने उठे? इलेक्शन में उठे, मैंने बोला ABCDEFG 7 लोग इलेक्शन में मैंने माना कि उठे मद्रास से। अब इनमें से 3 ही सिलेक्ट होने हैं, कैसे होंगे वही देखेंगे। एक एक मेंबर, असेंबली मेंबर के पास एक एक बैलेट पेपर मिलेगा उसको, सेक्रेट बैलेट पेपर, मतलब किसी दूसरे को नहीं दिखाना। ऐसे मान लो एक बैलेट पेपर इनको मिला, एक एक को मिला। ये बैलेट पेपर पे, फॉर एग्जांपल इसकी अगर बात करें, इस बंदे की, इसके पास बैलेट पेपर आया, उसने अपने बैलेट पेपर पे प्रेफरेंस देनी है, तभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग भी। क्या प्रेफरेंस? वो बोलेगा ए को मैं नंबर 1 दूंगा, यही सिलेक्ट होना चाहिए मद्रास से फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर यही बंदा बोलता है अगर ये ए नहीं सिलेक्ट हुआ तो दूसरे नंबर पे बी देता हूं मैं, अगर वो नहीं तीसरे नंबर पे सी, अगर वो नहीं फिर जी जाना चाहे 4th नंबर पे, फिर एफ जाना चाहे 5th नंबर पे। मतलब ये बोलता है अगर ये नहीं तो वो जाना चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि ये वाले बंदे ने, इसको बैलेट पेपर मिला, उसने ये प्रेफरेंस दे दी। एग्जाम्पल, उसने बोला पहला नंबर सी सिलेक्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ दूसरा किसको, हाँ दूसरा यहां पे तो ए सिलेक्ट होना चाहिए, तीसरा किसको, ये है तो डी सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब कि ये हर बंदे को, जितने बंदे उठे हैं इलेक्शन के लिए, बोलते हैं कि वो सिलेक्ट होना चाहिए, वो सिलेक्ट होना चाहिए, वो सिलेक्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। समझ आ गया आपको? अब आपको जानना है सिलेक्ट कौन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, कोटा आपको पता है मद्रास के लिए 2001 सीटें मिलनी चाहिए। ओके, देखो जब ये उठे थे इलेक्शन के लिए ABCDEFG, उनमें से 1000 सीट्स में से, क्योंकि टोटल वोट्स हैं 1000 वोट्स में से 200 वोट्स जी को मिले। जी जो बंदा है 200 वोट्स मिले, 160 140 इसी तरह सबको अपने अपने वोट्स मिले। आप मुझे बताइए कौन सिलेक्ट हुआ? तीन तो हमें सिलेक्ट करने हैं, कौन 3 सिलेक्ट हुए? आप बोलोगे 200 वाला, ठीक है 200 वाला, 180 वाला, फिर 160 वाला। सर ये 3 सिलेक्ट हुए FGA। भाई अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोटा की लाइन किसी ने क्रॉस नहीं की। कोटा बोलता है मैं हूं 201 सीट्स, इसको 200 ही है, 201 नहीं है। इसको अगर 1 मिल जाए तो ये सिलेक्ट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है जब कोई सिलेक्ट नहीं होगा, जब कोटा पूरा नहीं हुआ, जब 3 सीट्स यहां के एग्जाम्पल पे नहीं आई पूरी, तो क्या करना है? सबसे कम सीट्स वाले को, सबसे कम सीट्स वाला कौन है? 90 वाला। अब आप बोलोगे सर सबसे कम सीट्स हमको समझ नहीं आया। याद रखना इस बात को, बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे कम सीट्स 90 सीट्स का मतलब पता है क्या है? 90 लोगों ने 1000 में से 1 नंबर प्रेफरेंस सी को दी है, डी को 1 नंबर प्रेफरेंस मिली है 110 वोट्स, ए को 180 लोगों ने 1000 में से ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। समझ आया ना? ओके, ये आपको समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस 1000 लोगों में से किसको मिली है सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस? सर सी को, सिर्फ 90 फर्स्ट प्रेफरेंसेस है। तो जब किसी ने कोटा पूरा नहीं किया, सी को हटाया जाता है।
जो ये 90 इसके फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं जिन बंधु ने 90 सी फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिए हैं, उन्होंने किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, किसी ना किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, हर बंदे ने दूसरी प्रेफरेंस दी होगी किसी ना किसी को, तो वो दूसरी प्रेफरेंस मानी जाती है और चढ़ाई जाती है इन पे। फॉर एग्जाम्पल 90 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐप को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, तो 160 से ऊपर चला जाएगा ये इसका कोटा। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रेफरेंस दी थी सेकंड प्रेफरेंस, तो ए के ऊपर चला जाएगा कोटा। 2-3 लोग ए के ऊपर ऐसे ही। लेकिन मैंने यहां पे 160 वाले को जिताया क्योंकि सी में से मैक्सिमम लोगों ने से सेकंड प्रेफरेंस दी थी ऐप को, तो सी के वोट्स ट्रांसफर हो गए मैक्सिमम वाले ऐप को, सेकंड प्रेफरेंस वाले को, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप मुझे बता किसने जीता? सर इसने जीता। ठीक है, समझ आया ना, इसने जीता, एफ ने जीता। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह जब ये खत्म हुआ उसके बाद ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना वोट्स, वो किसी काम के नहीं है, वो फिर से हटाए जाएंगे और वो फिर से देखे जाएंगे कि सेकंड प्रेफरेंस उनकी क्या है। सेकंड प्रेफरेंस देखी गई यहां पे फिल हो गया। अगर फिर भी फिल नहीं हुआ, इसको भी नहीं आई, फिर भी फिल नहीं हुआ, तो पता है क्या होता है? इसी तरह सबसे कम मार्क्स वाला ये है, इसका हटाया जाता है। तो मान लीजिए इसके 110 लोगों ने इसको भी 10 वोट 50 वोट दिए थे, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, या इसको भी 40-50 दिए, ये भी ऊपर चला जाएगा, या इसको भी चलो एक ही चाहिए, इस बेचारे को तो एक ही चाहिए, इसको भी 5-6 वोटें दे तो ये भी ऊपर। जो 3 बंदे पहले सिलेक्ट हुए, ये तो बाद में हो, चलो ये 3 बंदे पहले सिलेक्ट हुए, बस यही सिलेक्ट हुए अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। आपको समझ में आ गया होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सबसे मुश्किल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझना। और आपको मैं बताऊं लास्ट में टोटल जो सीट्स है 290, यहां पे देखे ऊपर 292 सीट्स, सॉरी 292 तो इनके थे, 296 टोटल सीट्स। ये 296 सीट्स में से कांग्रेस ने जीते 208 सीट्स, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और बाकियों ने जीते 15 सीट्स। और तभी तो मुस्लिम लीग ने बोला कि मैं बाइकॉट करूंगा, मैं मीटिंग नहीं करूंगा। उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, जो कि आप कल पढ़ोगे मीटिंग पे क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, अब मीटिंग करनी है। कब करनी है? फर्स्ट मीटिंग होगी 9 दिसंबर को। कब बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नवंबर को, लेकिन 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होगी। और आपको मैं बताऊं, देखो सीट्स तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मुस्लिम्स का मतलब मुस्लिम लीग, यहां पे हिंदूज में जनरल है, इसका मतलब कांग्रेस। ना ना ना, कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं समझना, ठीक है? यहां पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए इन दोनों का। कांग्रेस में जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, उसके 208 सीट्स, मुस्लिम लीग में 73 और बाकियों में 15 सीट्स थी, जीते बाकियों ने। बाकी ये पार्टीज है, ओके पार्टीज है। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम कांग्रेस के इसके अंदर आ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आ गए, और यही बनाते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कल मैं सिखाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, हमको क्या पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। और आपको मैं बताऊं, सबसे मेजर पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, कैसे काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर जब कमिटीज बनाए गए, मेजर कमिटी, माइनर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, वो क्या होता है, कब इनएक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, कब एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फर्क थी। याद रखना, कुछ चीजें 1949 में ही, 26 नवंबर 1949 में ही कुछ चीजें एनफोर्स हुए थे। हमेशा बताते हैं ना हम कि यहाँ पे इनएक्टमेंट डेट है, यहाँ पे बना, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी को। वो सारी चीजें मैं आपको, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म, उससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं। क्या क्रिटिसिज्म था इसका, वो भी हम देखेंगे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे आप कमेंट कीजिए क्या चीज समझ में नहीं आई, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा। ओके बाय। And prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.